Good morning, children. Today is the first lecture of chapter 4, Motion in a Plane. अब इसमें हम लोग कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बस एक ये एक्स्ट्रा शीट पहले ले रही हूँ मैं जस्ट टू गिव द बेसिक आइडियाज़. अब दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं. एक होती है आपकी स्केलर, एक होती है आपकी वेक्टर. ये बार बार वर्ड मैंने पहले लेक्चर्स में भी यूज़ किया हुआ है. जो क्वांटिटीज़ केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है. किस पे? मैग्नीट्यूड पे. उन पर इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है. और इसमें जो है वेक्टर्स में जो है मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होती है. वो क्वांटिटीज़ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. जैसे आपने पढ़ा डिस्टेंस, तो उसमें आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं देखना होता है. आप देखते हैं एक्चुअल पाथ कितना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने के लिए. जैसे भी घूम फिर के कहीं कहीं से भी आया, हम पूरा रास्ता नापते थे. जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता था, हम लोग बोलते थे कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट पाथ विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. तो हम यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ होता था, ये दोनों पॉइंट्स है इनिशियल एंड फाइनल, तो हम इसको लेते थे दिस इज द शॉर्टेस्ट. तो इसमें हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. ये तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ स्पीड आ जाएगा, यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, यहाँ वर्क आ जाएगा, देन टॉक इधर आ जाएगा, एनर्जी इधर हो जाएगी. बहुत सारी चीज़ें हम सब पढ़ेंगे. मतलब इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं. अब जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं ये बदल जाती हैं अगर हम उनके मैग्नीट्यूड को बदलें. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो तब बदलती है अगर हम उसका मैग्नीट्यूड बदलते हैं. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ कब बदलती हैं? क्वांटिटीज़ है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ कब बदलती है? जब उसकी या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो डायरेक्शन बदल जाए, या तो दोनों बदल जाएं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं. आप इसमें डिस्टेंस है तो स्केलर क्वांटिटी है. मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. 4 किलो प्लस 5 किलो शुगर है हमारे पास, हम लिख देंगे कि भाई 9 किलो हो गई, है ना. सिंपल अलजेब्रा का लॉ लगता है. लेकिन वेक्टर्स को ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो अब ये यहाँ से बंदा जो है यहाँ से गया इधर को, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन में गया, मान लो 5 मीटर गया, उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन को चला गया 5 मीटर. तो इधर पर जो डिस्टेंस होता था हम कहते थे 5 और 5 10. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसे नहीं होता था. हम उसमें देखते थे इनिशियल और फाइनल पोजीशन. फिर ये डिस्टेंस जो है इससे हम कहते थे पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता था, है ना. ये सिंपल सी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं. तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकल रहा है. तो यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा का जो स्टेटमेंट है वो नहीं लगेगी. दिस वैल्यू विल बी डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50. सो इट विल बी 5 अंडर रूट 2. 5 अंडर रूट 2, 5 इंटू 10, सो 5 बाहर निकल गया. हाँ, 5 अंडर रूट 2 इतना आया. जबकि यहाँ पर क्या होना था, डिस्टेंस की बात होती तो कितना 10 मीटर चला होता. तो ये सारी चीज़ें ये जो ऐसे करके हम ये निकालते हैं. तो आगे पढ़ेंगे हम इनके क्या तरीके हैं निकालने के. बट हियर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ये सिंपल लॉज ऑफ एल्जेब्रा को यूज़ करता है. लॉज ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रा के सिंपल जो लॉज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए. जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एल्जेब्रा के लॉज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते हैं. इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है. इस वाले में या तो ऐसा डार्क सा बना देंगे, ऐसा लिखेंगे, ये ऐसा डार्क करके लिख दिया, तो दिस इज़ वेक्टर. तो ये पता लग जाता है दिस इज़ वेक्टर ए. इसको रीड हम ऐसे करेंगे, इट्स अ वेक्टर ए. या फिर इसको लिखेंगे, अगर बोल्ड नहीं लिखा है तो इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, तो दिस इज अ वेक्टर ए. ये पर्टिकुलर डायरेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके लिए. तो यू शुड नो अबाउट इट. जस्ट आई हैव गिवन इन द लेक्चर, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. ये रफ मैं एक्स्ट्रा शीट पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको किया है. सो these are the points which I have discussed, I have written. Scalar quantities are specified by magnitude only. Vector quantities are specified both
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी चेंजेस, स्केलर क्वांटिटीज जो है वो चेंज हो जाती है विद चेंज इन मैग्नीट्यूड. ये जो है चेंज कैसे होती है, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या तो डायरेक्शन बदल जाए या दोनों चेंज हो जाए तब. और स्केलर क्वांटिटी सेम यूनिट की ऐड या सब्ट्रैक्ट किसके द्वारा की जाती है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा से, और ये एल्जेब्रिकली हम ऐड नहीं कर सकते हैं. स्केलर क्वांटिटीज जो ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट होती है, ये बोल्ड लेटर से या फिर लेटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, एरो. This is what we have. Examples I have given you. Now we'll come on the type of vectors. टाइप ऑफ वेक्टर्स, अब जैसे मान लो कि आपकी कार जो है, ये कार जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और इसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने. तो आपका जो इसका या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो कार का मोशन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी. तो हम यहाँ बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन है. ठीक है, या अगर मैं बोलूँ कि इसकी ये वेलोसिटी इसकी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है टूवर्ड्स ईस्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया, द वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. ये किस तरफ को है, वेलोसिटी इज इन टूवर्ड्स ईस्ट है, एंड कार इज मूविंग ईस्ट, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में द वेक्टर इज गोइंग. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी वेक्टर इज ऑल्सो. तो वो सारे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन सेम होती है द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, उनको हम कहते हैं पोलर वेक्टर. तो सबसे पहले पोलर वेक्टर लिखा है. सो आप यहाँ लिखेंगे अ वेक्टर क्वांटिटीज, a vector quantity whose direction is same as the direction of motion of the body is called polar vector. ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल क्या कोड कर देंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में जो आपकी कार है. एग्जाम्पल दिया मैंने, आप इसको डिस्प्लेसमेंट को इधर पे दे सकते हैं. वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगाया होता तो उसका मोमेंटम भी उसी तरफ होता. आई कैन गिव मोमेंटम ऑल्सो एटसेट्रा, है ना. जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स जो है हमने यहाँ पे दे दिए. फोर्स है, द फोर्स इज ऑल्सो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, पोलर वेक्टर की. अब आती है बारी एक्सियल वेक्टर की. अब कुछ है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक डिस्क है, इसको हम यहाँ रोटेट करते हैं. ठीक है, इट्स रोटेटिंग अबाउट, दिस इज एन एक्सिस. इसके अराउंड ये एक डिस्क सी रखी हुई है और ये गोल से घुमा रहे हैं हम इसको. ठीक है, तो बच्चे ये इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कहाँ है, इधर से मैंने मान लीजिए इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्लेट को एक एक्सिस के अलॉन्ग गोल गोल ऐसे घुमा रही हूँ. तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज, ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी के लिए होता है. ये वेक्टर जो है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज किस इस डायरेक्शन में मोशन यहाँ हो रहा है इस प्लेन में, ये इस तरह से, ये दिस इज द प्लेन. ये मैं इसको अगर यहाँ पर ये मैंने एक्सेस बना दिया, इसको मैं यहाँ से ऐसे घुमा रही हूँ. ठीक है, तो ये डिस्क तो इस प्लेन में ऐसे घूम रही है, प्लेन ऑफ द पेपर में घूम रही है, और मेरा ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है. इसकी जो लीनियर वेलोसिटी दैट इज इन दिस डायरेक्शन. या अगर मान लीजिए यही इधर से मैं फोर्स लगाती हूँ इसको और इससे मूव करती हूँ, तो एक और टर्म है रोटेशनल मोशन में टॉर्क का टर्म यूज करते हैं. तो टॉर्क इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी कि वो वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन या जिनकी डायरेक्शन, वो सारे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो है इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अभी जैसे कार का एग्जांपल दे रही थी, तो जिस तरफ को कार जा रही है उसी तरफ को
उसका मोशन हो, मतलब जिस आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला उस कार का, या उस कार की आपने वेलोसिटी निकाली, या कोई चीज़ को आप पुश करते हैं, फोर्स दे रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वाली वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने कहा मोमेंटम, जब फोर्स लगा रहे हैं उसकी मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये सारी जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनकी डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ यहाँ पर, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरी पेंसिल जो है, और इस प्लेन को मैं ऐसे घुमा रही हूँ, तो मेरा प्लेन जो है वो देखिए बिल्कुल प्लेन ऑफ पेपर अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो क्वांटिटीज की डायरेक्शन हो रही है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज ही है। सो विल से दैट द वेक्टर क्वांटिटीज हुज डायरेक्शन a vector quantity whose direction is along the axis of rotation of the body is called एक्शियल वेक्टर। और आप एक और चीज़ बोल सकते हैं, एक्शियल वेक्टर कैसा है, ये एक्शियल वेक्टर इस एक्सिस कैसा है, इस पेज के परपेंडिकुलर है। सो एक्शियल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ एक नोट हम दे सकते हैं, दैट डायरेक्शन ऑफ एक्शियल वेक्टर is perpendicular to the plane of a rotation of the body। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? मैं यहाँ ड्रॉ भी कर देती हूँ एक आपको, जैसे मान लीजिए ये आपकी डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, यहाँ पे तो दिखेगा ही ना, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ऐसे निकला, और ये आई कैन से दिस इज अ, ये डिस्क है, नीचे से इसके अंदर से मैंने पेंसिल डाल दी, ठीक है, और इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, आपको ये एक्सिस दिख रही है, दिस इज द एक्सिस, दिस इज योर डिस्क moving, yeah, rotated anti-clockwise। so ये जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर आप एग्जांपल्स जो कोट करेंगे, यू विल से एंगुलर वेलोसिटी, सारे एंगुलर रोटेशनल मोशन वाले टर्म आ जाए, एंगल लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, देन एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, सारे रोटेशनल मोशन वाले इसमें आ जाएंगे। देन फोर्स का एनालॉग होता है टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का होता है एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी गिवन बाय ओमेगा, दिस इज बाय अल्फा, टॉर्क इज गिवन बाय टाउ, दिस इज गिवन बाय एल। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और ये सब कैसी हैं, रोटेशनल एनालॉग्स हैं, मतलब जो सारी ये सारी लीनियर मोशन में आ रही है, ये सारी रोटेशनल मोशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल अदर टाइप वी आर हैविंग। नाउ वी हैव इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कैसे, कोई भी दो वेक्टर्स को हम इक्वल बोलेंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। ठीक है, सो दिस इज इक्वल वेक्टर। Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude, equal magnitude and have same direction। ठीक है, vectors are said to be equal if they have
equal magnitude and same direction of motion. So if you have this, ये एक वेक्टर हम ये ले लेते हैं, दिस इज वन वेक्टर, मान लीजिए ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम इसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। देन वी हैव द नेगेटिव वेक्टर। सो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर्स जो हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स but opposite direction are called negative vectors, ठीक है। so these are the equal vectors, these are negative vectors। आप इधर पे ड्रॉ कर लीजिए, आपका ये हो गया एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर ए, और आपका वेक्टर बी जो है बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो गई इसकी, ऑपोजिट, सो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। देन वी हैव कोलिनियर वेक्टर। तो दो कोलिनियर वेक्टर क्या हो जाएंगे, टू जिनकी जो इक्वल या अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट द सेम लाइन, एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन है या दे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। इन सो कोलिनियर मतलब एक टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। वेक्टर्स acting along same line but maybe of different magnitude and in opposite direction। तो ये जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसे भी हो सकता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एक ही लाइन पे मैग्नीट्यूड इनके अलग हैं, देखिए, है ना, दिस इज वेक्टर बी। फिर या फिर आपका दिस इज वेक्टर ए और यू हैव दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड अलग है, द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, ये हो गए, ठीक है। इसमें दो टाइप्स हैं, अगर वो सेम लाइन अलोंग पैरेलल लाइंस में वो एक्ट कर रहे हैं इन सेम डायरेक्शन, सो दे आर कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सो इफ कोलिनियर vectors act along the parallel line in same direction, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, दे आर एक्टिंग दिस। सो यू हैव, इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे ये है आपका, ये मान लो वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो एक ही डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इनके चाहे अलग हैं बट पैरेलली दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। चाहे आप इसको ऐसे ले लीजिए कि ये एक ए वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में ये आपका बी वेक्टर है,
magnitude different, the line of action is same, so they are parallel. Then unlike और anti-parallel vectors, तो इसमें क्या हो जाएगा, देन इस डायग्राम से ही सिर्फ ड्रॉ करके बता देती हूँ मैं आपको, डिफाइन आप ऊपर वाले से ही कर लीजिए कि अगर ये एक वेक्टर आपका इधर को जा रहा है, दिस इज वेक्टर ए, देन द वेक्टर बी इज इन दिस डायरेक्शन, है ना. सो दे आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. दे आर अनलाइक और एंटी पैरेलल आप कह सकते हैं. या आप इधर से, ये आपने ग्रीन आपका इधर को आ रहा है मान लीजिए बी वेक्टर, और ए वेक्टर आपका इस तरफ को जा रहा है, द डायरेक्शन इज नॉट सेम बट दे आर पैरेलल. सो ये जो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है. देन को इनिशियल वैक्टर्स. सो को इनिशियल वैक्टर्स क्या है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो भी वेक्टर जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, चाहे वो इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं. वेक्टर हैविंग द कॉमन vectors having common initial point but having equal or unequal magnitudes drawn from same point in different directions. So if you have this, आपके पास मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर्स हैं. वेक्टर ए जो है आपका इधर को एक्ट कर रहा है, ठीक है. देन यू हैव वेक्टर बी जो है आपका अलग अलग इसके हैं, दिस इज वेक्टर बी. देन यू हैव वेक्टर सी, देन वी हैव वेक्टर डी. देखो इनिशियल पॉइंट सबका सेम है, they are in the different direction, we say that they are co-initial vectors. ये सारे co-initial vector है. अब आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट टर्म में ही डेफिनेशन है. यूनिट वेक्टर मीन्स कोई भी वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. और ये डायरेक्शन के लिए होता है, मेन वेक्टर की, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए होता है. इसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में गिवन वेक्टर है. सो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है. अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, नाप कितना है इसका, 1. यूनिट मैग्नीट्यूड एंड whose direction is same as that of given vector is called unit vector. ठीक है. अब कोई भी वेक्टर हम ले लेते हैं, मान लो, ठीक है. कोई भी वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है. सो इफ़ यू हैव, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर आपके पास एक ये वेक्टर है, कोई भी वेक्टर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो उसका नाप है, मेजरमेंट है, इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है. सो इफ दिस इज अ वेक्टर अब लिखना है तो कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया, दिस ए वेक्टर, तो ये होगा ए इनटू डायरेक्शन जो है वो दिखाएगा ए कैप. तो यहाँ से आपकी ए कैप की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू अ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, इसको मैग्नीट्यूड को हमेशा से मॉड के साइन के बीच में डालते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो दिस इज दिस डिवाइडेड बाय दिस मैग्नीट्यूड. आगे हम डिटेल में मैं बताऊंगी दैट यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका ये है कि आप वेक्टर को ऊपर लिखिए
और नीचे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विल बी डूइंग लेटर ऑन, बट अभी यूनिट वेक्टर को समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब जैसे इधर पे एक एग्जांपल मैं दे सकते हैं कि मान लो कि आपको कोई कार है ये आपकी, ठीक है, इट्स मूविंग विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सो ये इधर इस वाले में जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपका, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, है ना। यूनिट वेक्टर निकालने को बोला है, आपको बोला है वी कैप निकालो। सो वी कैप विल बी व्हाट, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको, दिस विल बी इक्वल टू, वी वेक्टर क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, डायरेक्शन दी हुई है ना, तो हम ईस्ट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये कट जाएगा, आंसर क्या आया, ईस्ट, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो इसकी डायरेक्शन, ये क्या बताता है, आपको ये ध्यान रखना है कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देन कम्स दी ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, कोई जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर आपने अच्छा एक मैं जस्ट जनरल से आपको बताती हूँ कि अभी तक छोटी क्लासेस में बच्चे आप जब पढ़ रहे थे तो आप ऐसे पढ़ते थे, ये हो गई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। फिर जब हमने मैंने आपको डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बातें बताई, तो उसमें बताया कि अब हम जैसे कमरा है, कमरे की कोने वाली जगह ले लो, जैसे ना ये रूम है, तो ये जो कोने में ऐसे दिखता है ना, एक ऊपर को कोना जा रहा है, एक इस तरफ को लंबाई की तरफ, एक चौड़ाई की तरफ, तो ये 3 एक्सिस है जो म्यूचुअली कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल देखोगे अपने घर के कमरे के कोना देखो, तो एक लाइन ऊपर की तरफ जाती है, किस तरफ को जा रही है, दूसरी तरफ को जा रही है। तो ये जो 3 म्यूचुअली आपके परपेंडिकुलर लाइन्स मीटिंग एट अ पॉइंट है, ये जो ये इसमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़ने हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक वाई को कर रही है, एक जेड को, आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरफ ले सकते हो। तो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के आई कैप यूज़ करते हैं। ये यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। जे कैप हम यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन को लेते हैं, के कैप हम यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन को लेते हैं। तो ये आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। सो दिस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, सो इसमें आप ऐड कर देंगे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन कौन है, आई कैप, जे कैप, जेड कैप। आई कैप किसकी तरफ को होगा, एक्स डायरेक्शन में, जे कैप वाई डायरेक्शन में, और जेड कैप, सॉरी जे के, आई एम सो सॉरी दिस इज बच्चा के, ये याद रखना है आपने, है ना। यूनिट फैक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट फैक्टर्स, दीज आर द 3 unit vectors of unit magnitude in 3 mutually 3 directions, that is x, y, z,
which are mutually perpendicular to each other are called the orthogonal. So here you will write this I cap, J cap, K cap. ये बहुत आगे यूज़ होंगे, मैं लिखना से इसमें अभी आपको बेसिक्स है. I cap, this is a unit vector in x direction, unit vector in y direction, unit vector in z direction. ये आपने याद रखना है, ठीक है. देन कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर कैसे होंगे? वो वेक्टर जो उसकी सेम प्लेन में है. मैंने के जैसे मान लो ढक्कन लेती हूँ आपके पेन के छोटे साइज के, ये मेरा प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है. अब ये तीनों ढक्कन को मैं ऐसे रख दूँ, एक ही प्लेन में आ गए. दे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन. लेकिन जैसे मर्जी रखो, मैं दो लेती हूँ, दो वेक्टर, ये भी इसी प्लेन में आ रहे है ना. तो द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन. अब इसमें से अगर मैं ऐसे कर दूँ एक ढक्कन, तो अब ये क्या हो गया? ये इस प्लेन में नहीं आ रहा, मेरा हरा वाला ढक्कन ऊपर की तरफ कोट के आ रहा है ना. कोप्लेनर क्या होता है? जब वो फिर एक ही प्लेन में, जैसे अब ये है, अब तीनों ढक्कन इसी पेपर के ऊपर आ गए. चाहे मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, आप देखिए इसको ऐसे है, ये ऐसे कर रही हूँ, आप पेपर के प्लेन में ही है. सो अगर ये सेम प्लेन में आ रहे, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर. अगर जैसे अब ऑर्थोगोनल, इसको मैं ऐसे खड़ा कर देती हूँ, नाउ दे आर नॉट ऑर्थोगोनल. ये दोनों कोप्लेनर है, ये जो है नहीं है. तो अगर द वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, देन दे आर कोप्लेनर. Vectors in a same plane are called coplanar vectors. So ये प्लेन है हमारा, तो इसमें आपके जो ये वेक्टर्स हैं कहीं पे भी हो, दिस इज फैक्टर ए, दिस इज फैक्टर बी, ये सब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कोप्लेनर. ठीक है बच्चे. अब आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स कराने से पहले मैं बच्चों आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दूंगी, इनमें कुछ चीज़ें आपने जो ध्यान रखनी है. अब क्या हो रहा था, वेक्टर्स में इतना आसान तो था नहीं कि एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि मान लो ये यहाँ को गए, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हम यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में गए 5 मीटर, फिर यहाँ से हम साउथ डायरेक्शन में गए मान लो 6 मीटर, फिर यहाँ से हम फिर चले गए 4 मीटर चले गए ईस्ट में, फिर नीचे आ गए 2 मीटर नीचे आ गए. तो अब इसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट है, इसमें आपसे पूछा जाए कि ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था, है ना. तो आप अभी तक जो छोटी क्लासेस में एडिशन होता था वो कैसे करते थे, इसको बोलते थे टेल एंड टेल मेथड. जॉइन टेल टू टेल, और यू से हेड टू हेड. एक बात जो है छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये वेक्टर है और अच्छा नॉट टेल टू टेल, टेल एंड हेड मेथड, ये बातें बताते हैं. एंगल निकालने के लिए है ये. नाउ इट इज हेड एंड टेल मेथड. ये हमारे भी 11th क्लास का नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें टेल मेथड बता रही हूँ. हेड एंड टेल मेथड ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स आपने ऐड करने हैं, एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये है, ठीक है. तो ये मेथड कहता है कि आप एक वेक्टर को पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसके हेड पे दूसरे वाले की टेल लगा दीजिए, दिस इज वेक्टर बी. फिर जो रिजल्टेंट होगा वो होगा पहले वाले की टेल और दूसरे वाले का हेड, जहाँ मिलेगा ये आपको रिजल्टेंट देगा. ऐसा ये हेड एंड टेल मेथड छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे, ठीक है. तो क्या क्या किया हमने,
पहले तो इसको अब ऐसे तो उठा के कहीं नहीं ड्रॉ कर सकते। एक वर्ड वो एक और चीज़ बताती हूँ, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर मतलब अगर मान लो ये एक वेक्टर है, अब इसको मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ तो इसको मैं पैरेलली अगर ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फैक्टर ए, दिस इज फैक्टर ए, जितने एंगल पे इंक्लाइंड है उतने एंगल पे ये इंक्लाइंड है। अगर मान लो ये वेक्टर नीचे को जा रहा है, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट करना है, आई विल डू इट लाइक दिस, सेम बिल्कुल वैसे ही मैंने थोड़ी दूर जाकर बना दिया शिफ्ट। लेकिन अगर मान लो कि वेक्टर में फोर्स ले लेते हैं, तो फोर्स अगर बॉडी के ऊपर, दिस इज अ बॉडी, इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फोर्स उठा के फिर मैं यहाँ किसी और बॉडी पे लगाऊंगी, इसी बॉडी पे लगाना, पर इसको मैंने शिफ्ट कर देना। तो आई विल शिफ्ट इट लाइक दिस, उठा के सेम लाइन के अलॉन्ग उसको आप शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। और जब भी वेक्टर्स को आप शिफ्ट करते हो अपने जगह से, तो वो उसके पैरेलल शिफ्ट करने से उसके मैग्नीट्यूड जो उसकी किसी दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वो वेक्टर जो होता है वो सेम रहता है। और डिस्प्ले किसी भी नई पोजीशन पे आप लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी ये वेक्टर को मैं यहाँ ले आई तो इसका ये वेक्टर बदल जाएगा। ये वेक्टर क्या है, वैसे का वैसे ही रहता है। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट मेथड। ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा अब ये भी हेड एंड टेल, तो ये मेथड तो यहाँ लग सकता था कि ठीक है ये ऐसे गए तो हमने किया, यहाँ से 5 इधर को गए, 6 इधर को गए, इसका हेड इसकी टेल पे लगाया और यहाँ से ये रिजल्ट निकाल देंगे। अब ये बहुत दूर चला गया तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी होती है, यहाँ से उठा के सीधा नीचे तक लेके आना है। तो आपने इसको कैसे ड्रॉ किया, पहले 5 मीटर इधर किया, फिर उसके बाद यहाँ आगे 4 मीटर भी था तो वो भी 4 मीटर मैंने इधर ही कर दिया, और उसके बाद 6 मीटर नीचे था, और उसके बाद नीचे भी 6 मीटर ही था, सॉरी 2 मीटर था, तो ये आ गया। दिस विल बी द रिजल्टेंट। और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 9 मीटर, दिस इज 8 मीटर्स, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है बच्चे, कि कोई भी ये 90 डिग्री एंगल है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बेस बोलते हैं। और मैंने बताया था बच्चों कि ऐसे मर्जी नहीं होती हमारी, हम किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। हमें देखना पड़ता है हम एंगल कौन सी बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात करते हैं उसकी साइड वाली को बोलते हैं बेस। और ये जो लंबी सी साइड होती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हो, हाइपोटेनस, है ना, h से। एंड दिस h स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सिंपल थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री, अगर मान लो आप इधर से गए और यहाँ से आपको बोला कि यहाँ ये ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर यहाँ से 60 डिग्री घूम गया ईस्ट से, तो ये तो इधर चला गया, तो अब रिजल्टेंट निकालो, तो यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी नहीं। तो फिर बाद में जो है नए कुछ तरीके बताए गए जो कि हम 11th क्लास में पढ़ेंगे क्या थे। अब रही बात एंगल डिसाइड करने की, ये तो होगी पैरेलल शिफ्ट, समझ में आ गया। कोई भी वेक्टर को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, वो वेक्टर उसको अगर पैरेलली शिफ्ट किया जाता है सो हम किसी भी पोजीशन से, तो इसका वो वेक्टर बदलता नहीं है। अब एक और चीज़ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसमें बच्चे आपने याद रखना है कि हेड को हेड टू हेड मीट करवाओ या टेल टू टेल मीट कराओ, ये चीज होती है हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब जैसे मान लो मेरे पास ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर मेरा ये हो गया, और मैंने कहा ये कितना एंगल है इनके बीच, तो आप फट से बोलोगे कि मैडम 90 डिग्री, बिकॉज दोनों के क्या हो रहे हैं, इसकी भी टेल जुड़ी है, इसकी भी टेल जुड़ी हुई है। ठीक है। फिर एक और डायग्राम बनाती हूँ, मैंने ये बनाया, और ए वेक्टर तेरा हमारा ये है, और बी वेक्टर का मैंने हेड बनाया, और ये एंगल है 120 डिग्री। तो इसका अब आप पूछो मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी में कितना एंगल है, तो आप बोलोगे 120, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हेड से हेड मीट होना चाहिए, टेल से टेल मीट होनी चाहिए फॉर एंगल मेजरमेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंगल मेजरमेंट के लिए हेड से हेड होना चाहिए, टेल से टेल। तो ये इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं ए को ऐसे रखूं, और ये जो बी था ऐसे था ना, इसको उठा के मैंने क्या किया,
पैरेलली शिफ्ट, सेम लाइन के अलॉन्ग कर दो तो चेंज थोड़ी होता है। दिस वाज द पोजीशन ऑफ बी, मैंने उठा के इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो अब ये एंगल कितना दिया हुआ था इन्होंने 120, तो पैरेलल शिफ्ट ये आगे कुछ खसका दिया तो ये कितना होता है, स्ट्रेट लाइन है 180, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 60 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं बी को ही खसकाना है, आप ए को भी खसका सकते थे। आपका ये ए की डायरेक्शन ऑलरेडी थी ए वेक्टर की, आपने क्या किया बी वेक्टर को ऐसे ही छोड़ दिया, दिस वाज बी वेक्टर। आपने ए को पीछे खसका दिया, दिस वॉज इनिशियली द वैक्टर ए, मैंने इसको खसका के यहाँ वैक्टर ए ले आई। अब क्या हुआ, यहाँ पे हेड से हेड हो गया, यहाँ पर क्या किया था मैंने टेल से टेल टू टेल। अब मैंने ये एंगल दिया था इन्होंने 120, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जब भी एंगल मेजर कर रहे हैं तो हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए, टेल से टेल। यहाँ पे तो देखो टेल से टेल जुड़ी हुई थी तो इट्स ओके 90 डिग्री इज करेक्ट, लेकिन इसमें 120 नहीं है, ये 120 था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 20 60 डिग्री आ गया। इधर भी चाहे इसको इधर में बी को शिफ्ट किया, यहाँ पे आपने पैरेलल शिफ्ट ए को किया, जिस मर्जी को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ उसके वेक्टर नहीं बदलता है। और ये एंगल देखो दोनों वेक्टर के बीच में सेम आना है, ठीक है। अब ये तो चलो सिंपल सा केस है। अगर मान लो आपका वेक्टर ए यहाँ दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी कह दिया यहाँ जा रहा है, फिर एक वेक्टर सी जो है वो कह दिया यहाँ है, वेक्टर डी जो है वो यहाँ है, और एक और चीज़ कर दी कि बोला ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला भी इसमें से वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल निकालो, या किसी भी एक वेक्टर को उठा कर दे दिया, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो आपको क्या मेथड बताया, हेड से हेड टेल से टेल। तो आप इसको क्या करोगे, इसको जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप ये वेक्टर ए को इसी डायरेक्शन में ला सकते हो। आपका ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए का ये इधर, यहीं पे मैंने वेक्टर बी ऊपर डाल दिया, फिर यहीं से वेक्टर सी कर दिया, यहीं से वेक्टर डी कर दिया, सबके टेल्स आके मिल गई, ठीक है। अब ये कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था, और ये कितना दिया हुआ था 60। अब आपसे जो मर्जी पूछ लें, ए एंड बी कितना एंगल है और बी के बीच में 90 डिग्री, ए एंड सी कितना है 30 डिग्री, ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितना होगा, अब ये 30 है ये 60 है तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 60 सॉरी 60 70 80 90 90 प्लस कितना होना चाहिए 180 के लिए कितना चाहिए जल्दी बोलो 90 है ना, दिस इज 90। ए और डी के बीच में कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120। पता लग गया एंगल कैसे नहीं। मेन चीज़ हेड से हेड को मिलाओ, टेल से टेल को मिलाओ और एंगल को मेजर करो, ऐसे नहीं अपनी मर्जी। ये ज़रूर ध्यान देना है, इसको बोलते हैं, ये जो एरो होती है इसको बोलते हैं हेड, और ये जो स्टार्ट है इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। दिस इज द वे वी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब ये बात आई कि अगर सिंपल 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं तब तो आसानी से आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एंगल डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर जो है हमने जो वेक्टर्स के एडिशन का जो मेथड निकाला गया वो 11th क्लास में अब आप पढ़ेंगे। तो जो पहला मेथड है दैट इज़ अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, एक एक्स्ट्रा शीट और लग जाएगी, मुझे लग रहा है मैं एक्स्ट्रा शीट्स शॉर्ट में लूँ, चलो लेती, लेट मी टेक। तो इसमें ट्रायंगल लॉ निकाला। अब इसमें ये बोला गया कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ये वेक्टर है, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर ए और बी को आप ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या बताया था कि हेड इनकी जब ऐड करना है इनको, तो हम क्या करते हैं, एक का पहले वाले का जो हेड है दैट इज दिस इज वेक्टर ए, है ना, इसकी ये हेड है, इसके ऊपर बी की क्या लगा देंगे टेल। तो अब बी को पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया, उठा के कर दिया, दिस इज वेक्टर बी। तो
पहली बात, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, एक के हेड के साथ जो नया वाला है उसकी क्या टेल इसके हेड पे लगाते हैं, और रिजल्टेंट इज गिवन एज व्हाट, पहले वाले का टेल और नए वाले का हेड जिसको ज्वाइन करता है, दैट इज द रिजल्टेंट। तो ये जो इन दोनों के बीच में एंगल है, वेक्टर ए एंड बी के बीच में उन्होंने कहा थीटा एंगल है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एंगल्स आप निकाल रहे हैं, अब देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में ये एंगल भी तो हो सकता है। दिस इज हाउ मच, 270। लेकिन 270 नहीं लेना है, एक तो पहले हेड से हेड टेल निकालना है, और ये जो एंगल होगा दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन 180, लेस देन और इक्वल टू 180 और ग्रेटर देन 0 डिग्री, वही एंगल आप लोगे। ठीक है, तो ये 90 इज करेक्ट, 270 इज रॉन्ग। जैसे कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक ही आपका मान लीजिए ये हेड इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज से 60 डिग्री, तो ये इधर बाहर भी तो है ये एंगल, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो ये कितना है 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री 180 से ज़्यादा है, इसलिए इसको नहीं लेना है। तो एंगल किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में जब आपने एंगल निकालने हैं तो हेड को हेड से, टेल को टेल से जोड़ेंगे, तब वो एंगल निकलेगा, और वो एंगल कौन सा वाला होगा, वो एंगल 180 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा वाला होगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं ये ट्रायंगल लॉ की बात। अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो दिस इज द एंगल थीटा। कैसे थी एंगल निकालना था, अब इसको नहीं ले सकते, दिस इज नॉट थीटा। हम कहाँ ले रहे हैं एंगल थीटा, यहाँ, क्योंकि जब भी एंगल लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के हेड से हेड या टेल से टेल मिला होना चाहिए। तो ये अब इसको कैसे करेंगे, अब ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, तो ये एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, तो वो ये एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहे हैं इनके, इसकी ये जो हेड है और इसकी क्या है टेल, तो इसको क्या करेंगे हम एक्सटेंड कर देते थे ना ऐसे। अब अगर वेक्टर ए इधर चला गया तो अब क्या हो गया इन दोनों के बीच में, इसकी भी टेल आ गई, इसकी भी टेल आ गई, है ना, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल जो है थीटा होगा। दिस विल नॉट बी, ये एंगल जो है ये थीटा नहीं होगा, इधर हम एंगल थीटा लेते हैं। इज दैट क्लियर? दो वेक्टर्स हैं, अगर ऐसे दिए हुए हैं दो वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, इनके बीच में एंगल थीटा दिया है, तो जब हमने इसको ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करना है तो उसमें हम कहते हैं इसको एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो उसमें हम इस बी वेक्टर को क्या कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं वेक्टर बी को, तो ये जो है दिस एंगल इज थीटा। इज इट क्लियर? सो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं by the sides of a triangle, this is vector A, this is vector B, taken in same order. taken in same order का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स को हम कहेंगे सेम ऑर्डर में, अगर दूसरे वाले की टेल कहाँ पर है, पहले वाले की हेड पे बैठी हुई है, तो हम कहेंगे सेम ऑर्डर। मीन्स टेल ऑफ सेकेंड इज ऑन हेड ऑफ फर्स्ट, then they are in same order. ये वर्ड हम यूज करेंगे सेम ऑर्डर, तो हमेशा याद रखना सेम ऑर्डर हम तभी बोलते हैं अगर दूसरे वाले का जो टेल है, टेल ऑफ सेकेंड इज ऑन दी हेड ऑफ दी फर्स्ट। हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, दे आर इन सेम ऑर्डर। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं आपके, तो represented by two adjacent side of a triangle, then the closing side, ये जो closing side है that is going to represent the resultant, और ये resultant आप निकाल रहे हैं तो अब taken in opposite order, इसको आप लेंगे opposite order में, यानी इसको अगर same order होता तो क्या होना था, इसने आगे की तरफ एरो होना था, तो ये जाएगा opposite order में। अब हो गया opposite। सेम ऑर्डर में क्या था, ये एरो ऐसे जा रही थी, एरो ऐसे जा रही थी, इसको भी ये भी इधर को चली जाती तो सेम ऑर्डर हो जाता है, लेकिन ये कैसा है, ऑपोजिट ऑर्डर। दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसको मैंने लिख दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इतनी सी चीज़ें बता रही थी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट वी हैव इफ two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides
of a triangle taken in same order, then the resultant of these vectors are represented both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order. ठीक है, सो अब हम लेंगे इसमें इसका एनालिटिक प्रूफ, देखते हैं कि ये इस रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है. ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं. दैट रिजल्टेंट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये फॉर्मूला बिल्कुल गार्ड मान लीजिए, आपको ये न्यूमेरिकल्स में भी आएगा और आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये होगा. अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, तो अभी डायरेक्शन भी चाहिए. अभी मैंने बोल दिया ये इस डायरेक्शन में है. अगर तो ये ऐसे जा रहा होता, या ये इधर गया, ये इधर गया, इधर 5 मीटर गया, इधर 6 मीटर गया, तो आप बोलते हो कि जो इसका रिजल्टेंट है वो ऐसे आ जाएगा. दिस इज़ ये एंगल जो है 45, ऐसा ज़रूरी थोड़ी 45 डिग्री, तो कुछ भी हो सकता है. ये रिजल्टेंट है तो इसकी एंगल की भी है, ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी ही है. दिस इज़ अ, ये जो आप कर रहे हैं दिस इज़ द मैग्नीट्यूड की बात अगर आप करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट. और ये जो आर है इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, वो मैं आगे बताती हूँ. तो चलिए अभी हम लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड बी इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा. लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी two vectors inclined at angle थीटा. थीटा एंगल पे है, ठीक है. अब आप इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स. ठीक है, कोई ट्रायंगल है उसकी दो साइड से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस इज आपका मान लो ओ पी एंड पी क्यू ले लेते हैं. दिस इज वेक्टर ए, ये इसकी हेड है, इसके आगे ये इसकी टेल से दे दूसरा वाला लग गया, सेम ऑर्डर में जा रहे हैं. दिस इज वेक्टर बी, और ये कितने एंगल पे हैं, थीटा पे, इसलिए इसी को मैंने आगे एक्सटेंड किया तब वो थीटा पता लगेगा आपको. दिस इज द एंगल थीटा. सो आप यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये थीटा एंगल पे हैं और ये रिप्रेजेंटेड वेक्टर ए and vector B are represented both in magnitude and direction by two sides, कौन वाली, OP and PQ respectively of triangle OPQ. इसमें आपने टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर बताया था ना, कब होता है सेम ऑर्डर, अगर इसकी जो एक की टेल दूसरे के हेड के साथ लगी है तो दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर. ठीक है, देन रिजल्टेंट इन दोनों का क्या हो जाएगा, जो इसकी हेड को, सॉरी इसकी टेल को, पहले वाले की टेल को किससे जोड़ देगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. इसको ऑपोजिट ऑर्डर में होगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ द रिजल्टेंट आर वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, कौन सा वाला, OPQ. ठीक है, एंड इन ऑपोजिट ऑर्डर. क्लियर हो गया, ये आपका सेम ऑर्डर में था, कौन, वेक्टर ए एंड बी
और ये रिजल्टेंट किस में आ रहा है, ऑपोजिट ऑर्डर में, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, और जो कि आपके इस OP को मान लो मीट करता है पॉइंट D पर, इसकी एक्सटेंडेड साइड वेक्टर AQ। सो लेट us draw a perpendicular from Q on extended OP vector at point D। पैरेलल शिफ्ट से इधर को मूव कर दिया, दिस इज व्हाट वी हैव। तो अब अगर आप देखो तो दिस ये जो है किसकी तरह बिहेव कर रही है, ये डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना है। अच्छा, मुझे पेज बार बार पलटना पड़ेगा। यहीं पे देखिए, ये आपका ट्रायंगल जो है कैसा वाला बना है, ट्रायंगल लॉ में छोटा वाला ट्रायंगल अगर आप देखो, दिस इज B वेक्टर, और ये आगे को गया, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज एंगल थीटा, ये आपका Q था, ये आपका D था, ये आपका P था, अदरवाइज ये पीछे चला गया था, यहाँ आपका O था, और ये आप कह रहे थे रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका A वेक्टर था, ठीक है। दिस इज व्हाट द डायग्राम वी हैव। अब आगे देखते हैं कि आप इसमें इस छोटे ट्रायंगल में अगर आप देखो, आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो विल गो फॉर द रिजल्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ आ गया वहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल OQD, ये आप ट्रायंगल OQD में देते हैं। सो आपका क्या चीज़ आता है, दिस विल बी इक्वल टू योर OQ स्क्वायर जो है, OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, है ना, दिस इज व्हाट वी हैव। और दिस कैन बी रिटन एज OD को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज OP प्लस PD का होल स्क्वायर प्लस QD का होल स्क्वायर, दिस इज OQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये है आपका वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू OP क्या है, दैट इज OP इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस PD, आपको नहीं मालूम, आप PD निकालेंगे, PD इज इक्वल टू व्हाट, सो प्लस PD ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस QD, दिस इज, ये भी आपको नहीं मालूम है, अभी फिलहाल QD रखिए इसको, QD स्क्वायर। अब दिस इज व्हाट, अब हम जाएंगे, अब हमको एक PD चाहिए और एक हमको QD चाहिए। सो इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे बच्चे, ये छोटा वाला, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा वाला, PQD, इस वाले ट्रायंगल में। तो आपको PD चाहिए, PD क्या है, PD इज इक्वल टू व्हाट, इसके ऊपर एंगल थीटा बना है, तो दिस इज बेस। मैंने बेस क्या बताया था बेटा, बेस इज ऑलवेज रिटन एज हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा लिखते हैं। हाइपोटेनस क्या है, दिस वेक्टर B, ये है हाइपोटेनस, तो ये कितना B वेक्टर, सो इट विल बी B वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ चाहिए थी हमको, QD, तो QD क्या है, QD इज थीटा के सामने परपेंडिकुलर, आप यहाँ लिख लोगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा होता है, ये शुरू की क्लास लेक्चर्स में किया हुआ हमने, व्हाट इट विल बी B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। सो अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ डाल दीजिए, देयरफॉर R वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर, है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस QD की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B
साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए मैग्नीट्यूड फैक्टर बी कॉस थीटा। ये पता चला कहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो ये और ये टर्म सेम है, सिर्फ एक में कॉस है एक में साइन है। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के पास है इसका स्क्वायर, एक में कॉस स्क्वायर थीटा है दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये वाला टर्म। दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड मीन्स आप पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं और दिस इज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो दैट इज आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। अब ये आर जो है कितना एंगल, जब भी इसका एंगल रिजल्टेंट का एंगल निकालते हैं हमेशा इनिशियल वेक्टर के साथ देखते हैं, दिस इज अल्फा। ये एंगल जो है रिजल्टेंट वेक्टर के जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो आंसर है एडिशन का उसका मैग्नीट्यूड ये है। डायरेक्शन की जब बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो होगा एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। यहाँ पर ये अल्फा, ठीक है, पीछे टर्न करके मैं ड्रॉ भी कर दूंगी। सो दिस इज द एंगल मेड बाय दिस, दैट इज अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपका QD, आपने चाहिए भी निकाल ही लिया था इन ट्रायंगल्स में से। PD की वैल्यू कितनी निकाली थी, B cos थीटा, इसकी वैल्यू निकाली थी B sin थीटा, है ना। अब परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज QD, आप यहाँ लिखेंगे QD अपॉन ये दिस बेस, बेस इज ये पूरे ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज OD। QD इज इक्वल टू, आप QD को तो चलो लिख लेंगे पूरा मेजरमेंट क्या है, OD को क्या लिख सकते हैं OP प्लस PD। अब QD की जगह क्या लिख देंगे B साइन थीटा और ये हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। सो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इसके केसेस हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ही शायद कर पाएंगे। 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, मुझे यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपलोडिंग में मुश्किल आएगी बहुत लंबी वीडियोस को। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे सेकेंड लेक्चर में। बट फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू गिवन एज दिस। ये इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होगी। अब ये मैं अल्फ़ा डायग्राम में भी बना देती हूँ। अल्फ़ा किसको बोला था, जो ये रिजल्टेंट बनाता है, दिस इज ये अल्फ़ा है, डायरेक्शन ऑफ, ये डिसाइड करता है कि आर की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सो थैंक सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जो भी बात आपको नहीं पता लगी है, एंड जो भी डाउट्स हैं यू कैन टॉक टू मी देयर ऑन द कमेंट सेक्शन. Please don't forget to like the videos. Have a nice day. Thank you.